चलिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हुए थे न्यूक्लियोइड के बारे में। अच्छा, आपको बताया गया था कि जितने भी प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं, प्रोकैरियोटिक जीवों में, पहले मेरा बात समझिए, बाद में लिखिएगा, किसी को नहीं लिखना है अभी, पहले समझ लीजिए। पिछले क्लास में आपको, कल के क्लास में पढ़ाया गया था कि न्यूक्लियोइड का निर्माण कैसे होता है। जब डीएनए डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ जुड़ता है, तब इस प्रकार किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोइड यानी केंद्रकाभ का निर्माण होता है। और ये केंद्रकाभ का निर्माण हम क्या बोले हैं? जब डीएनए, ये हिस्टोन प्रोटीन नहीं भाई, हिस्टोन प्रोटीन यूकैरियोटिक में बनता है। यहाँ न्यूक्लियोइड में हिस्टोन प्रोटीन का नाम मत लीजिए। यहाँ कहाँ हम लिखवाए थे कल के क्लास में आप लोग को? न्यूक्लियोइड, यहाँ न्यूक्लियोइड जो है सिर्फ प्रोकैरियोटिक में बनता है। तो डीएनए जब सिर्फ प्रोटीन कहना है, हिस्टोन प्रोटीन का नाम में मत लीजिएगा। यहाँ डीएनए जब प्रोटीन के साथ जुड़ता है, तब किसका निर्माण होता है? न्यूक्लियोइड का निर्माण होता है। न्यूक्लियोइड का निर्माण होता है। अच्छा, अगर हिस्टोन प्रोटीन बना दीजिएगा, अगर डीएनए को हिस्टोन प्रोटीन के साथ जोड़ दीजिएगा, तब वो गड़बड़ हो जाएगा। तब वो यूकैरियोटिक में ऐसा होता है, और तब वहां बन जाएगा क्या? न्यूक्लियोसोम बनेगा। कल के क्लास में ये सब बताए थे। अच्छा, आ जाइए, आज हम लोग को फ्लैजेला पढ़ना है इसका। जैसे कि जितने जीवाणु हैं सब में फ्लैजेला होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक में अगर वो चलनशील होते हैं तो उनमें फ्लैजेला पाया जाएगा। यानी अगर मोटाइल होंगे तो उनमें फ्लैजेला पाया जाएगा, क्योंकि आप पहले से भी जानते हैं फ्लैजेला और सीलिया यानी कशाभिका तथा पक्षमाभ, इन दोनों का काम होता है गति करने में मदद करना। गति करने में ये मदद करते हैं जीवों को। तो यहाँ फ्लैजेला है, फ्लैजेला को हिंदी में क्या बोलते हैं? कशाभिका। ठीक है, फ्लैजेला को हिंदी में क्या बोलेंगे? कशाभिका। अच्छा, कशाभिका क्या है? तो दीज आर द थिन फिलामेंटस एक्सटेंशन, यानी कि ये पतले तंतुमय भाग होते हैं जो फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द मोटाइल बैक्टीरिया, जिनका एक्सटेंशन कहाँ से हुआ रहता है? यानी निकले हुए, बाहर कहाँ से निकले हुए होते हैं? सेल वॉल से, कोशिका भित्ति के स्तर से ये बाहर निकले हुए होते हैं। जैसे आपको तो आवरण के बारे में पता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका 3 आवरण के मिलने से बने होते हैं। सबसे बाहरी आवरण को ग्लाइकोकैलिक्स, उसके बीच वाले स्तर को सेल वॉल, और सबसे अंदर वाले को प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कल हम बताए हुए थे प्लाज्मा झिल्ली जब अंदर की तरफ धंस जाती है तो उसके कारण मेसोसोम का निर्माण होता है, ये भी बताए थे। ये सारे बातें हो चुका है। अच्छा, तो प्लाज्मा झिल्ली के बारे में पिछले क्लास में हम लोग देख लिया। सेल वॉल से रिलेटेड कुछ बातें हैं, यानी कि ये फ्लैजेला किस पार्ट से निकला हुआ होता है, यानी किस सेल इनवेलप यानी कोशिका के आवरण से निकला हुआ होता है। तो याद रखिएगा, सेल वॉल से निकला होता है। कशाभिका, यह पूंछ के समान लंबी सी संरचना होती है। यह पूंछ के समान लंबी तंतुमय, तंतुमय मतलब देख रहे हैं, तंतु तो पहले भी आप लोग को बता दिए हैं। ये संरचना अगर ऐसे आप देख रहे हैं तो ये क्या है? ये फिलामेंट, इसी को तंतु कहते हैं, फिलामेंट कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको फिगर दिखाई दे रहा है, ये हो गया सबसे पहले का पार्ट। देखिए इसका, एगो, दूगो और ये तीनों। तो ये तंतु नहीं है, फिलामेंट में है कि नहीं? तो इसी को ना तंतु बोलेंगे, तंतुमय संरचना होता है। ये 3 भाग में बटा हुआ होता है। कौन कौन? बेसल बॉडी, हुक और फिलामेंट, यानी आधारीय भाग, अंकुश और तंतु। ये 3 भाग से बना हुआ, 3 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। तो इसका मतलब जो इनका फ्लैजेला आप देख रहे हैं कशाभिका, वो कितने भागों में बटा हुआ होता है? 3 भाग, यानी 3 टुकड़ों से मिलकर बना हुआ है पूरा फ्लैजेला। कौन कौन? सर, फिलामेंट जो सबसे बाहरी भाग होता है, हुक यानी अंकुश, फिलामेंट मतलब तंतु, और ये अगर बात करें हम लोग बेसल भाग यानी आधारीय भाग होता है। अच्छा, अगर पूछा जाए फ्लैजेला कहाँ से निकला हुआ है, कहाँ से? एक्सटेंशन, एक्सटेंशन मतलब बाहर की ओर निकलना। कहाँ से निकला हुआ होता है? एक्सटेंशन फ्रॉम द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणु के कोशिका भित्ति से बाहर निकला हुआ होता है फ्लैजेला। और वो भी किस जीवाणु के? सर, मोटाइल। ये बात याद रखिएगा, मोटाइल को हिंदी में कहते हैं चलनशील, चलनशील।
यानी अगर जो जीवाणु चलनशील नहीं होगा उसमें फ्लैजेला का कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जिस जीवाणु में फ्लैजेला है वही मोटाइल की बात हो रही है। तो मोटाइल सबके लिए नहीं बोला गया है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में आइए। देयर नंबर एंड अरेंजमेंट आर वेरिड इन डिफरेंट बैक्टीरिया, यानी इनकी संख्या क्या बोला गया है, ये फ्लैजेला की संख्या जो है, नंबर एंड अरेंजमेंट और इनका व्यवस्था, अरेंजमेंट, ये अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग होता है। बात समझ में आया? ऐसा नहीं है, कुछ जीवाणुओं में एक से अधिक भी हो सकता है, तो इसलिए बोला गया है कि इनकी संख्या और इनका व्यवस्था, ये अरेंजमेंट इनका हो सकता है कि ये यहाँ है, कुछ जीवाणु में यहाँ से भी निकले। अब कुछ जीवाणु रॉड के शेप का हो सकता है, कुछ जीवाणु कोकस आकार का हो सकता है, गोलाकार होता है, कुछ जीवाणु जो है स्पाइरल शेप का होता है, और कुछ जीवाणु जो है कॉमा के आकार का होता है। तो अलग अलग जीवाणु का आकार अलग है, तो सब में फ्लैजेला का अरेंजमेंट उनके शरीर के हिसाब से ही ना होगा, तो इसलिए इनमें अलग अलग जीवाणुओं में कशाभिका का व्यवस्था अलग अलग होता है और कशाभिका की संख्या भी अलग अलग होती है। ये बात क्लियर है? चलिए, अब क्या बोला गया है सुनिएगा। बैक्टीरियल फ्लैजेला है 3 पार्ट्स। जीवाणु के कशाभिका के 3 भाग होते हैं। जीवाणु के कशाभिका 3 भागों में बटे हुए होते हैं। अब ये कौन कौन से 3 भाग हैं, बोलिए बउआ। चलिए, जीवाणु का कशाभिका कौन कौन भागों में बटा हुआ है? 3 भाग में। सर, पहले फिलामेंट, उसके बाद हुक और बेसल पार्ट। अच्छा देखिए, तो यहाँ लिखा हुआ है फिलामेंट यानी तंतु, हुक यानी अंकुश और बेसल बॉडी यानी कि आधारीय भाग, या आधारीय शरीर बोल सकते हैं, आधारीय काय बोल सकते हैं। अच्छा, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। इन सभी में सबसे लंबा आपको कौन दिख रहा है? ये फिलामेंट ना दिख रहा है जी। फिलामेंट जो है यानी कि फ्लैजेला का सबसे लंबा भाग जो होता है फिलामेंट होता है, यानी तंतु होता है फिलामेंट। और ये पूरा भाग तंतुमय होता है। अगर कोई पूछे फ्लैजेला कैसा संरचना है, तंतुमय। तंतुमय, अब मान लीजिए कि आपके पास में एक ईंट है, सपोज ये ईंट है, इसके बाद इसके नीचे एक और ईंट लगा दीजिए और उसके नीचे एक और ईंट लगा दीजिए, तो ये आपस में एक दूसरा, तभी पूरे को आप तंतु बोलिएगा, यानी फिलामेंट में हो गया। उसी तरह से ये फिलामेंटस होता है। 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे बाहरी भाग, सबसे लंबा भाग फिलामेंट होता है, दूसरा भाग हुक होता है, तीसरा भाग बेसल बॉडी होता है। बात समझ में आया? अच्छा, वही बोला है, द फिलामेंट इज द लॉन्गेस्ट पोर्शन। फिलामेंट इसमें सबसे लंबा भाग होता है। एंड एक्सटेंड्स फ्रॉम द सेल सरफेस टू द आउटसाइड, और कोशिका के सतह से जितना बाहर ही निकला हुआ भाग है ये फिलामेंटे होता है। बाकी ये दोनों भाग जो हैं इनके बॉडी के अंदर रहता है। क्योंकि सेल वाल से निकल रहा है तो कुछ सेल वाल में रह गया और कुछ जो है ग्लाइकोकैलिक्स में रह गया, और ग्लाइकोकैलिक्स मेन सतह के बाहर जो निकला हुआ है वो हो गया फिलामेंट। बात समझ में आया क्या? उसको फिलामेंट बोल रहे हैं, यानी कि कशाभिका हम लोग कह रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, अब अगर आपसे पूछा जाए कशाभिका क्या है तो क्या क्या इसके बारे में, कशाभिका के बारे में आप क्या क्या सीखे? सर, कशाभिका पतली सी लंबी सी तंतुमय संरचना होता है। उसके बाद क्या बोलिएगा? जो कोशिका भीति से बाहर निकला होता है। ध्यान से सुनिएगा, जो सेल में सेल वाल से बाहर निकला होता है, जो कोशिका के कोशिका भीति से बाहर निकला हुआ होता है। अच्छा, उसके बाद क्या बोलिएगा? इनकी संख्या तथा इनका व्यवस्था अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग तरह से होता है। उसके बाद क्या बोलिएगा? जीवाणु के फ्लैजेला के 3 भागों में बटे हुए होते हैं। जीवाणु का फ्लैजेला यानी जीवाणु का कशाभिका 3 भागों में बटे हुए होते हैं। जैसे सबसे बाहरी भाग को हम लोग फिलामेंट कहते हैं, यानी कि तंतु कहते हैं। उसके बाद वाले भाग को हम लोग हुक कहते हैं, यानी अंकुश कहते हैं। और उसके बाद वाले भाग को हम लोग फिलामेंट कहते हैं, सॉरी बेसल बॉडी कहते हैं, यानी कि आधारीय काय या आधारीय शरीर कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद फिलामेंट जो होता है ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट होता है इस फ्लैजेला का, यानी कशाभिका में सबसे लंबा भाग जो होता है वो कौन होता है? फिलामेंट होता है। बस समझ में आया? तंतु होता है। और इस तंतु का, ये तंतु कहाँ से बाहर निकला हुआ, कहाँ से इसका भाग होता है? तो इस कोशिका के सतह से बाहर की ओर ये निकला हुआ भाग है। बाकी दोनों के दोनों पार्ट,
यानी बेसल बॉडी और हुक ये दोनों अंदर ही रह जाते हैं। बात समझ में आया क्या? ये दोनों अंदर रह जाएंगे, बाकी यही बाहर निकला हुआ होता है। हेलिकल स्क्रू यही है, यानी कि हेलिकल जो घुमा हुआ पूंछ के समान दिखता है ना, वो खाली उसमें तंतु है, फिलामेंट ही है। अब बाकी ये हुक और बेसल पार्ट ये अंदर में होते हैं। चलिए इसको जरा एक बार आप नोट करिए पहले, फिर हम हिंदी बोल देते हैं। पहले नोट करिए, हिंदी लिखेंगे। ये पतले तंतुमय भाग होते हैं। ये पतले तंतुमय भाग होते हैं जो चलनशील जीवाणु के कोशिका भित्ति से बाहर निकले होते हैं। ये पतले तंतुमय भाग, ये पतले तंतुमय भाग होते हैं, ये पतले तंतुमय भाग होते हैं जो चलनशील जीवाणु, जो चलनशील जीवाणु के कोशिका भित्ति से बाहर निकले होते हैं, चाहे बाहर फैले होते हैं। जो कोशिका भित्ति, जो जीवाणु के कोशिका भित्ति से बाहर निकले होते हैं या फैले होते हैं, ये पतले तंतुमय भाग होते हैं जो चलनशील जीवाणु के कोशिका भित्ति से बाहर निकले होते हैं, से बाहर निकले होते हैं, चाहे फैले होते हैं। चलिए अगला एरो देकर लिखेंगे। जीवाणु के कशाभिका में, या ऐसे लिखे, जीवाणु का कशाभिका 3 भागों में बटा होता है। अच्छा इसमें कुछ पॉइंट छूट गया है, एक मिनट सुनिएगा, इसमें कुछ पॉइंट छूट गया है, ये भी जोड़ लीजिए। देखिए इनकी संख्या कशाभिका की संख्या, इसी में जोड़ लीजिए पैराग्राफ चेंज करके। इनकी संख्या अलग अलग जीवाणुओं में, इनकी संख्या तथा विन्यास यानी व्यवस्था, इनकी संख्या तथा विन्यास, विन्यास मतलब होता है व्यवस्था यानी अरेंजमेंट। इनकी संख्या तथा विन्यास अलग अलग, विन्यास यानी व्यवस्था अरेंजमेंट, अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग तरह से होता है। बात समझ में आया? इनकी संख्या तथा विन्यास अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग होता है। बात समझ में आया? अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग होता है। चलिए नेक्स्ट एरो देकर लिखिए, अगला एरो देकर लिखेंगे। लिखिए जीवाणु के कशाभिका 3 भागों में बटे होते हैं। जीवाणु के कशाभिका 3 भागों में बटे होते हैं। लिख लिया, जीवाणु के कशाभिका 3 भागों में बटे हुए होते हैं। पहला नंबर में लिखेंगे तंतु, पहला नंबर में तंतु, पहला नंबर तंतु। दूसरे नंबर में लिखेंगे अंकुश, दूसरे नंबर में अंकुश। पहले नंबर में तंतु, दूसरे नंबर में अंकुश, और तीसरे नंबर में आधारीय शरीर। तंतु कमा अंकुश और आधारीय शरीर हो गया। तंतु कमा अंकुश और आधारीय शरीर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट एरो देकर लिखिए। देखिए तंतु, अगला एरो देकर, तंतु कशाभिका का सबसे लंबा भाग होता है। तंतु कशाभिका का सबसे लंबा भाग होता है। तंतु कशाभिका का सबसे लंबा भाग होता है। हो गया। तंतु कशाभिका का सबसे लंबा भाग होता है। हो गया। तंतु कशाभिका का
सबसे लंबा भाग होता है। और यह कोशिका के सतह से और यह कोशिका के सतह से बाहर की ओर फैला होता है। और यह कोशिका के सतह से बाहर की ओर फैला होता है। ठीक है, यह कोशिका के सतह से बाहर की ओर फैला होता है। बाहर की ओर फैला होता है। अब आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, पिलाई और एंड फिम्बरी, यानी रोम और झालर। रोम और झालर, अच्छा देखिए ये भी मेम्ब्रेनस, ये भी सरफेस स्ट्रक्चर है, यानी सतह पर पाए जाने वाला संरचना है। जैसे सतह पर आपको फ्लैजेला दिखाई दिया था, अभी सतह पर ही पाया जाता है, इनके सतह पर फ्लैजेला पाया जाता है कसाभी का, जो चलने में मदद करता है। लेकिन ये रोम यानी पिलाई और फिम्बरी यानी झालर, ये भी क्या है जी, ये भी सतह पर पाए जाने वाला ही, यानी बाहरी सतह पर पाए जाने वाला ही संरचना है। लेकिन ये इनके मोटिलिटी में कोई भी काम नहीं करता है। जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि सर ये पिलाई और फिम्बरी जो है इनके शरीर पे ही तो है, यानी जो बॉडी पे ही तो है, लेकिन ये गति में मदद शायद करता हो, लेकिन ये गति में मदद नहीं करता है। सिर्फ इनमें जो फ्लैजेला है यही गति में मदद करता है। ये फ्लैजेला हो सकता है किसी में एक ही हो, चाहे किसी में एक से अधिक भी हो। ये बात समझ में आ गया? हम क्योंकि पहले ही बता दिए हैं इनका व्यवस्था यानी विन्यास, अरेंजमेंट, और इनकी संख्या, ये अलग अलग जीवाणुओं में अलग अलग प्रकार का होता है। बात समझ में आया क्या? चलिए, अच्छा अब आते हैं, इसको पहले समझा जाए। दीज आर सरफेस स्ट्रक्चर, इसका हिंदी लिख लीजिएगा क्या, रोम और झालर। रोम और झालर, झाड़ा मत लिख दीजिएगा, रोम और झालर। अच्छा, दीज आर द सरफेस स्ट्रक्चर, यानी कि यह सतह का संरचना है, सतह पर पाए जाने वाला संरचना है। यानी किसके सतह पर? सर ये कोशिका के सतह पर पाए जाने वाला संरचना है। कौन सी कोशिका? सर हम लोग प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं, कुछ भूल मत जाइएगा आप लोग कि क्या पढ़ रहे थे, प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं। और सर ये रोम तथा झालर प्रोकैरियोटिक कोशिका के सतह पर पाए जाने वाली संरचना है। ठीक है, संरचना है डेट हैव नो रोल इन मोटिलिटी, जिसका कोई भी कार्य गति करने में नहीं होता है। बात क्लियर है? चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, पिलाई जो होता है ना, ये इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, वो तो दिख ही रहा है आपको, लंबा होता है। और ट्यूबुलर होता है, यानी नलिकाकार होता है। लंबा और नलिका, ये छोटा छोटा नहीं, रोम, रोम है, दिख रहा है रोम। जैसे हम लोग के सतह पर रोम नहीं दिखता है, वैसे ही इनके भी सतह पर रोम होता है, जिसको पिलाई इंग्लिश में कहते हैं। और यह लंबा तथा क्या होता है, नलिकाकार संरचना होता है, लंबा और नलिका के समान संरचना होता है। ठीक है, लॉन्ग एंड यानी इलोंगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, यानी पिलाई, पिलाई को ऐसे सिंगुलर में पाइलस कहते हैं, पाइल नहीं, एगो पाइल से दूसरा होता है पाइल्स। जैसे कि अभी कुछ बच्चों को हो गया है बवासीर, ठीक है, हाँ, तो अभी बच्चे अभी अनुपस्थित हो रहे हैं, उनको पाइल्से का प्रॉब्लम है। मेरे यहाँ उचित एकदम कम खर्च में अच्छा इलाज होता है पाइल्स का। किसी को भी जरूरत हो एकदम बोलिए एक बार, एक डंडा जैसे मिलेगा, पाइल्स सूख जाएगा, इवेंट नहीं करेगा, नहीं आने वाला है। हाँ, नहीं तो घर अगर गए हुए हैं तो मम्मी पापा अगर उस तरह हों तो जरूर देंगे भाई। हम अभी के पढ़ाई में, अब उस समय के पढ़ाई में देखते हैं बड़ी अंतर है। पहले गार्जियन बच्चा को दुष्ट की तरह पढ़ाते थे, अब बच्चा जो है, अब गार्जियन जो है बच्चा के साथ फ्रेंडली बिहेव करते हैं। बेटा बैठो बैठो, क्या दारू पिएगा, बनाए सिगरेटवा कहाँ रख दिया है, है नहीं, बनाओ ना, थोड़ा बनाओ, मेरे लिए भी बना देना। इधर लड़का बना रहा है, अब बना के उसके बाद दे दिया। तो अब फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं। तो जब फ्रेंडली बिहेव कर रहे हैं ना,
तो अब वो अधिकार छीन लिए उस बच्चे से, पिता बनने वाला अधिकार आप उसको नहीं दीजिए। पिता तो आप उसके हैं, पर पिता की तरफ बिहेव आप उससे नहीं कर रहे हैं। और जब तक आपके जीवन में मेंटर नहीं हो, कोई मेंटर यानी कि आपको गाइड करने वाला, जिसके हिसाब से आप चलें। हम लोग का खौफ रहता था, एक खौफ, मजाल, चाहे हमारे घर पे कोई पार्टी फंक्शन हो, हमें 4 बजे बैठ जाना है सेल्फ स्टडी करने, तो बैठ जाना है। 9 बजे उठना है, 9 बजे उठना है, उसके बीच नहीं उठ सकते हैं। इतना बड़ा खौफ था खेलने का। हम लोग तो जीवन में जाने ही नहीं भाई। किताब एक ऐसे कांख से दबा के आदमी बैट बॉल भी खेलता था। जैसे पता चला ये तुम्हारे पापा आ रहे हैं, तो किताब कॉपी लेकर बैठ गए। पढ़ाई में ऐसे भी मन नहीं लगता था। अब दिन भर कहिएगा पढ़ने के लिए, तो बच्चा पढ़ाई थोड़े करेगा, थोड़ा उसको चाहिए खेलने का भी। लेकिन पापा को चाहिए था ना, खेलना नहीं है, फिर पढ़ाई पे ध्यान दो। खेलना तब जब कुछ जीवन में कर लेना, जीवन में करने के बाद खेलने का समय नहीं मिलता है। ठीक है, तो खेलना भी जरूरी है, लेकिन उतना भी नहीं। अब मान लीजिए कि गांव में अधिकांशतः जिस तरह से आवारे कुत्ते दिन भर घूमते रहते हैं, वैसे ही कुछ बच्चे हैं जो कि दिन भर घूमते रहेंगे बगीचे बगीचे, गुल्ली डंडा लेके, तब बैट बॉल लेके, मारपीट, गाली गलौज, कोनो शाम में कान नोचवा का है, कोनो का गाले कोनो काट के निकाल दिया, ऐसे शाम में आ रहा है खून टपकाते हुए, ऐसे होता है कि नहीं? तो इसलिए गार्जियन को ये डर रहता है, रहना भी चाहिए कि बच्चे को एक सही गाइड दें। नहीं तो प्रॉपर गाइड नहीं दीजिएगा, कितना आप उसको अच्छा स्कूल में पढ़ा लीजिए, गार्जियन का जब तक गाइड नहीं है बच्चा कुछ नहीं पढ़ सकता है। तो सभी गार्जियन से यही संदेश होना चाहिए कि आप अपने बच्चे पे प्रॉपर गाइड रखें, एकदम हावी रहें, डोमिनेंट रहें उस पर, हम लगे कि एक लात से दबाए हुए हैं, जहां भी रहे पूरा लात से दबाए रखिए उसको, हटने ही मत दीजिए, चाहे जिसके भी गार्जियन है। हम लोग भी दबे हुए थे और आज तक दबे ही हैं। इसका मतलब ये हुआ आज तक हम अंडर में रहते हैं, अंडर में रख नहीं सकते हैं। हम 1 रुपया भी कमाए तो पापा को हिसाब देना पड़ता है, हम जाके लिखवाते हैं, दे देते हैं हाथ में गिन के, इतना हुआ। आखिर वो सब किसका है? मेरा ही है। लेकिन हम अपने पास रख के उड़ाने से अच्छा है कि पापा को स्टोर दें, पापा को स्टोर रूम का चाबी दे दे, लीजिए आप ही रखिए। तो इस तरह से आपके अंदर भी हिम्मत, आप पैसा कमा रहे हैं, आप तो कम से कम इतना कमाइए जीवन में, इतना सफल हुई अपने गार्जियन के लिए कि पापा का हाथ दुख जाना चाहिए पैसा गिनते गिनते। इतना पैसा उनको दीजिए ले जाके कमा के, समझ रहे हैं बात? अब रेज की 5,000 का मत करा लीजिएगा। मैंने एक कहने का मतलब है कि पापा आपको क्यों पढ़ा रहे हैं, ताकि मेरा बेटा एक दिन अच्छा नाम करे और अच्छा पैसा कमाए, अच्छा नाम के साथ अच्छा पैसा कमाए। तो उस समय आप पापा को पैसा ले जाके दीजिए, पापा गिने, उनको भी गर्व हो, तो चलो बेटा का कमाया हुआ पैसा है। नहीं तो ये नहीं कि आप अकाउंट में रख दिए, पापा को बोल दिए पापा रख लिए पैसा हम ही अपने अकाउंट में, अपने नाम से तो आप ही के रहेगा, लेकिन आप पापा के हाथ में रखे, वो ले जाके खुद जमा कर देंगे आपके अकाउंट। तो इस तरह से बनना होना चाहिए। अब भाई इसीलिए बहु संस्कार का बहुत जरूरी है। अब मान लीजिए कि इसमें मैक्सिमम बच्चा गांव में कुछ घूम रहा होगा, दिन भर जाके गांव में घूम रहा है, तो पढ़ेगा। मोतिहारी में आके हमको टीचर को पैसों दे दिया है, रूम रेंट भी दे दिया है, और रह रहा है गाँव में भूसौली में। अरे यहाँ के रहना चाहिए भाई, मैंने भूसौली में कामे करेगा, दूसरा क्या करेगा? घर वाला लोग आखिर घर पे रुकिएगा, गोबर उठवाएगा लोग, नहीं तो कहेगा जाओ आज खेत में थोड़ा जाके देखो, धूपे में जाके सोहनी करवाना पड़ेगा, भाई कहीं पानी लगा हुआ है खादर छीटना पड़ेगा। तो उससे अच्छा मोतिहारी में आके पढ़ाई तो करिए बढ़िया से, काहे के लिए बार बार घर पे जाना? घर वाला लोग पता ना कैसे इज्जत करता है, भगा देना चाहिए, भागो, रोज रोज आइए जाता है। अच्छा के झूठ ना बोलता है, सब कहता है सबकी सर बोले हैं कि पढ़ाने का मन नहीं है इसलिए 4 दिन छुट्टी रहेगा। भाई ऐसे सर को कौन प्रॉब्लम हो जा रहा है कि पढ़ाने का मन नहीं है? अच्छा आप देखिए पिलाई क्या होता है सर, पिलाई को बहुवचन, पिलाई को एक वचन में पाइलस कहते हैं। पिलाई, चूंकि पिलाई बहुवचन है, आपको बताए हुए थे बहुत जगह पे ये बात आया है। यूएस को हटाकर, जैसे कोकस, यूएस को हटाकर आई जोड़ रहे थे, कोकाई, यानी वो बहुवचन बन जा रहा था। तो पिलाई खुद बहुवचन है। पूरे को एक बार हम लोग पिलाई बोलते हैं, पीली मत कहिएगा, पीली कूती सब नहीं, तो पिलाई। अच्छा एक वचन में पाइलस हो जाएगा, पाइल्स नहीं पाइलस, पाइल्स कह दीजिएगा तो बवासीर हो जाएगा। पाइलस, आर इलोंगेटेड
यानी लंबा होता है, ट्यूबुलर यानी नलिकाकार होता है, नलिका के आकार का, इलोंगेटेड यानी लंबवत, स्ट्रक्चर का यानी संरचना होता है, मेड अप ऑफ अ स्पेशल प्रोटीन, जो एक स्पेशल प्रोटीन पिलिन से बना होता है, या पाइलिन बोल सकते हैं इसके लिए। पाइलिन नामक एक विशेष प्रकार के प्रोटीन से बना हुआ होता है कौन? पिलाई। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिमरी में आइए। फिमरी को हिंदी में झालर कहते हैं। झालर का आकार लगभग उंगली के समान होता है, लगभग उंगली के समान होता है, छोटे छोटे उंगली के समान होगा। तो अब देखिए रोमुआ में जो बड़ा 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 आपको दिखाई देगा, रोम में कुछ बड़ा बड़ा जो दिखाई देगा, जैसे यहाँ जो भी लंबा लंबा आपको दिख रहा है, ये सब लंबा वाला, ये सब क्या है जी? सब इसमें फिमरी है, झालर है, ये बात याद रखिएगा। तो फिमरी जो होता है इसमें लंबा वाला पार्ट है, और नलिकाकार संरचना ये भी होता है। देखिए ना, फिमरी आर स्मॉल ब्रिस्टल लाइक फाइबर स्प्राउटिंग आउट ऑफ द सेल, कोशिका के बाहर फैला हुआ होता है, जो छोटे से ब्रिस्टल लाइक फाइबर्स होते हैं। मतलब कि समझिए कि ये उंगलीनुमा एक छोटा सा संरचना है जो कोशिका के बाहर फैला हुआ होता है, इसका एक्सटेंशन होता है, स्प्राउटिंग होता है। इन सम बैक्टीरिया, कुछ जीवाणु में दे हेल्प, ये क्या चीज में मदद करते हैं? दे हेल्प टू अटैच द बैक्टीरिया टू रॉक, ये चट्टानों में, कुछ जीवाणुओं में ये इसलिए पाया जाता है ताकि अगर वो जीवाणु चट्टान में पानी में रह रहे हैं तो पानी के बहाव के कारण बह न जाएं, इसलिए चट्टानों को पकड़े रहते हैं। साथ ही साथ कोई पोषक माध्यम, पोषक तत्व तो मिल गया जो उनको खाने वाला है, तो उसको भी पकड़ सकें। देखिए, एंड टू द हॉट होस्ट टिश्यू, होस्ट के टिश्यू से भी ये पकड़े हुए रहते हैं। अच्छा, एक चीज, अगर आपके शरीर में कोई बैक्टीरिया प्रवेश कर गया तो वो आपके टिश्यू से, आपके ऊतक से किस प्रकार से पकड़े हुए रहता है? किसके मदद से पकड़ा हुआ रहता है? तो याद रखिएगा, होस्ट मतलब हो गए हम लोग, जिसके शरीर में आकर बैक्टीरिया रहे, और टिश्यू यानी कि होस्ट के ऊतक, यानी परपोषी के ऊतक इसको बोलते हैं। परपोषी के ऊतक यानी किसी जीव के शरीर में प्रवेश करके और उसके ऊतक से पकड़ा हुआ है, तो उसको बोला जाएगा होस्ट के टिश्यू से पकड़ा हुआ रहेगा। तो टिश्यू से कैसे पकड़ेगा? तो इसी फिमरी की मदद से। पहले आप लोग इसको नोट करिए, पिलाई और फिमरी हम समझाते हैं, हिंदी लिखवा देते हैं तो फिर समझ में आ जाएगा। एक बार लिखिए। अब इसका हिंदी लिखते हैं, हिंदी लिखा जाए, These are the surface structure that have no role in motility। लिखेंगे यह यानी यह मतलब कौन? पिलाई तथा फिमरी, समझ गए? तो यह के बगल में आप लिख लीजिए, यह को काट दीजिए, भले लिख लीजिए ऐसे, रोम और झालर ऐसा लिखिए, रोम और झालर, क्योंकि दोनों की बात हो रही है यहाँ, लिख लेंगे रोम और झालर, रोम और झालर जीवाणु के सतह पर पाए जाने वाली संरचना है। रोम और झालर जीवाणु के सतह पर पाए जाने वाला संरचना है, जीवाणु के सतह पर पाए जाने वाला संरचना है। रोम और झालर जीवाणु के सतह पर पाए जाने वाला, जीवाणु के सतह पर पाया जाने वाला संरचना है, जीवाणु के सतह पर पाए जाने वाला संरचना है। हो गया? जीवाणु के सतह पर पाए जाने वाला संरचना है जिसका गति में कोई योगदान नहीं होता है, जिसका गति में कोई, जिसका गति में कोई योगदान नहीं होता है या नहीं रहता है, यानी गति में कोई भी सहायता, जो गति में कोई भी सहायता नहीं करता है। बात समझ में आया? चलिए अगला एरो देकर लिखेंगे। अब लिखिए पिलाई यानी रोम, हिंदी लिखिए रोम, रोम लिखेंगे रोम एक लंबा नलिकाकार संरचना है। रोम एक लंबा नलिकाकार संरचना है। हो गया? रोम एक लंबा नलिकाकार
रोम एक लंबा नलिकाकार संरचना है जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पिलीन से बना होता है। चलिए अगला पॉइंट पे आइए। जो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन पिलीन से बना होता है। लिखने का थोड़ा प्रैक्टिस बढ़ाइए आप लोग। हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। झालर एक छोटी, अच्छा सुनिए, स्मॉल ब्रिस्टल को बोलते हैं लघु सूक। क्या बोलते हैं? लघु सूक यानी कि पतले छोटे छोटे, ये क्या है मतलब नुकीले, नुकीले जिसको बोलते हैं सूक। सूक बोलते हैं किसको? ये चुभने वाला। ठीक है, हाँ। ये क्या हो गया, यानी कि क्या बोलिएगा इसको? झालर एक लघु सूक के समान तंतु है, फाइबर है, जो स्प्राउटिंग मतलब आप बोल दीजिएगा प्रवर्धित, यानी प्रदर्शित होना, प्रवर्धित। जैसे कुछ बाहर निकल रहा है तो उसको प्रवर्धित बोलेंगे। ठीक है। झालर एक लघु सूक के समान तंतु है। झालर एक लघु सूक के समान झालर लघु सूक के समान तंतु है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होता है। जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित यानी स्प्राउटिंग मतलब प्रदर्शित होता है, दिखाई देता है। जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होता है। लिख लिए, जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होता है। चलिए पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, ये पानी के बहाव में जीवाणु को चट्टानों से चिपकने में मदद करता है। ये पानी के बहाव में या पानी के धारा भी बोल सकते हैं। ये पानी के बहाव में जीवाणु को चट्टानों से चिपकने में, जीवाणु को चट्टानों से चिपकने में मदद करता है। बात समझ में आया क्या? स्ट्रीम मतलब होता है बाबू पानी का बहाव। ऐसे झरना समझते हैं, जहाँ पानी बह रहा है तो वहां पे चट्टान है, तो उस चट्टान से जीवाणु चिपके नहीं, भले पानी कितना तेज में बह रहा हो, लेकिन वहां जीवाणु चिपका हुआ रहेगा। किसके मदद से? ये टिम्बरी के मदद से। अच्छा एक चीज तो हम लोग छोटा सा पॉइंट एक और इसमें हिंदी में लिखवाना छोड़ दिए। क्या लिखे हैं हिंदी आप लोग? ये पानी के बहाव में हाथ हटाइए, जीवाणु, अब काहे फ्रेश आप लोग सही से क्यों नहीं लिखे हैं? आगे बैठे हुए हैं फिर भी आप लोग सही से नहीं लिख पा रहे। ये पानी के बहाव में जीवाणु को लिखिए, नहीं तो कैसे घर पे पढ़िएगा, लैंग्वेजेस समझ में नहीं आएगा। ये पानी के बहाव में जीवाणु को चट्टानों से चिपकने में मदद करता है। जीवाणु को चिपकने में मदद करता है। एक काम करिए ना, वहां थोड़ा सा सुधार करना है। ये पानी के बहाव में चट्टानों से तथा परपोषी के ऊतक से जीवाणु को चिपकने में मदद करता है। एक काम करिए, काटिए उठिए नहीं, उसी में जोड़ दीजिए। लिख लीजिए तथा, एक बात और उसी में जोड़ लीजिए, नहीं काट कुट करिए, सीधे लिखिए तथा, हाँ उसी में लास्ट में लिख लीजिए तथा परपोषी के ऊतक से भी
चिपकने में मदद करता है तथा परपोषी के ऊतक से भी चिपकने में मदद करता है। परपोषी चाहे पोषक के ऊतक से भी चिपकने में मदद करता है। बात समझ में आया? क्या हो गया? चलिए, ये समझ में आ गया। सर फीमरी क्या है? तो एक छोटा सूक यानी लघु सूक के समान संरचना के समान तंतु होता है जो कोशिका के बाहर प्रवर्धित होता है। ठीक है। अच्छा, कुछ जीवाणु में ये क्या चीज में मदद करता है? चट्टान, ये बहते हुए पानी में चट्टानों से चिपकने में तथा परपोषी के ऊतकों से चिपकने में मदद करता है। बस ये बातें याद रखिए, हटा दिया जाए। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है जी? इसके बाद राइबोसोम है। अब हेडिंग डालेंगे बाबू राइबोसोम। राइबोसोम हेडिंग डालिए। चलिए राइबोसोम लिख दिए। राइबोसोम, अब जरा इसको समझिए। दे आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स। क्या बोला गया? ये राइबोसोम के बारे में तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे। ये प्रोकैरियोट में कहां पाए जाते हैं ये बताइए? सर ये पाए जाते हैं साइटोप्लाज्म में। कहां पाए जाएंगे? पढ़ाए जाने के बाद भी आप लोग का जवाब नहीं आ रहा है। कहां पाए जाएंगे? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में। अगर घर पे आप नहीं पढ़िएगा फिर क्लास आइएगा दूसरे दिन आपको कम समझ में आएगा। अच्छा एक चीज और, पहले शुरुआत के 5 क्लास बहुत बेहतर तरीका से पढ़ाया जाता है, उसके बाद बेहतर तरीका से नहीं पढ़ाया जाता। इसका कारण क्या है? अरे शुरू का 5 क्लास जो होता है ना, उसमें लगभग उस टॉपिक के बारे में बेसिकली कोई बात कर लिया रहता है, इसलिए वो ध्यान दे दे के बताना पड़ता है। लेकिन जब आप सभी बच्चे उसके बारे में जान गए होते हैं तब तो क्लास आसानी से आगे बढ़ते चला जाता है ना। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप 5वें क्लास को 5 क्लास में आए भी नहीं हो तो भी हो सकता है कि फिर आपका 6ठा क्लास आइए तो आपको नए लगेगा। और नहीं तो 5 क्लास आप लिख लिए हैं खाली लेकिन पढ़े नहीं हो शुरू का, तो इसका मतलब कि आप 6ठा क्लास से पढ़िएगा तो आप उसमें भी उम्मीद करिएगा कि सर कुछ पॉइंट को यहाँ नहीं बता रहे हैं। अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ बता दिए राइबोसोम के बारे में तो आगे राइबोसोम आएगा तो फिर हमको बताना पड़ेगा। अगर प्रोकैरियोट के राइबोसोम के बारे में आएगा तो फिर थोड़े बताना पड़ेगा कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। कल के क्लास में ही आप लोग को बताए थे कि प्रोकैरियोटिक में कौन सा राइबोसोम पाया जाता है। 70S राइबोसोम बताए थे पिछले क्लास में, लेकिन किसी बच्चा से जवाब ही नहीं आ रहा है। अच्छा पूछा जा रहा है कि राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, तो शुरू में लिखवाएं राइबोसोम पाया जाता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म जिसको कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य कहते हैं, और उसी में पाया जाता है कौन? राइबोसोम पाया जाता है। लेकिन ध्यान नहीं है आप लोग का, थोड़ा ध्यान दीजिए भाई। बैठे बैठे बवासीर हो जा रहा है, कुछ हो ही नहीं रहा है। अब इधर देखिएगा, आप लोग तो समझदार हैं, थोड़ा समझिए इसको। क्या लिखा हुआ है? दे आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी कि ये प्रोकैरियोट के प्लाज्मा झिल्ली से कटा होता है या जुड़ा होता है। प्लाज्मा झिल्ली सबसे आंतरिक स्तर होती है। और ये देखिए जो रेड रेड पार्ट जो आपको दिख रहा है,
ये प्लाज्मा झिल्ली के चारों तरफ दिखाई देता है ऐसे, ऐसे कि ये पूरा, ये कहाँ मौजूद है, ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म है। इस जगह को आप क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य या जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य में ये रेड वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है ये है राइबोसोम, ये राइबोसोम होता है। बस समझ में आया। अच्छा, राइबोसोम दो तरह का होता है। प्रोकैरियोटिक में जो राइबोसोम होगा वो 70S होता है, और यूकैरियोटिक जीवों में जो भी होगा, हम लोगों में जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। ऐसे राइबोसोम और साइटोप्लाज्म दो ऐसे ऑर्गेनेल हैं, दो ऐसे अंगक हैं जो सभी कोशिकाओं में पाए जाते हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, सब में राइबोसोम पाया जाएगा, सब में साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य पाया जाएगा। भले ही इनका नेचर अलग हो सकता है, इनकी संख्या अलग तरीके से हो सकती है। संख्या का क्या बात है, मतलब कहने का मतलब स्ट्रक्चर अलग हो सकता है। जैसे यहाँ राइबोसोम जो होगा वो 70S होगा इसमें प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में जो राइबोसोम होता है वो 80S होता है। अच्छा, 70S का दो गो यूनिट होता है, एक 50S और दूसरा 30S। 50S और 30S ये दो गो इकाई है जिसको हम लोग सब यूनिट कहते हैं। अब आज से आप लोग को याद करना होगा, जैसे राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं, दो। कौन कौन, सर एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखिए 70S के कितने उप इकाई होते हैं, क्वेश्चन में पूछा जाता है, यानी सब यूनिट। सब यूनिट मतलब क्या हुआ, उप इकाई। कितने उप इकाई होंगे, तो सर दो उप इकाई होते हैं। कौन कौन, सर 50S और 30S। 50S जो होता है ना ये थोड़ा बड़ा संरचना होता है, और 30S जो होता है ना ये थोड़ा छोटा संरचना होता है। दोनों बराबर हो गया क्या, मानिए कि एक को हम लोग थोड़ा बड़ा बना दिए 50S, और 30S जो है छोटा कर दिए। तो एक हो गया क्या 50S और दूसरा 30S। ये दो उप इकाई के मिलने से, दो सब यूनिट के मिलने से बना हुआ होता है राइबोसोम। दो गो सब यूनिट से दोनों में। अब देखिए जैसे कि ये वाला जो संरचना आप देख रहे हैं, ये वाला जो संरचना आप देख रहे हैं ये किस में होता है, ये मतलब ये 70S किस में होता है, सब प्रोकैरियोटिक में होता है, और यूकैरियोट में 80S होता है। और 80S के कितने सब यूनिट होते हैं, दो। कौन कौन, 60S और 40S, ये बात याद रखिएगा, सही है। अच्छा, आप लोग जोड़ भी रहे हैं क्या, सर 50 30 80 होता है, तो इधर आइए, यहाँ दिमाग खराब होगा। 40S 60S तब तो कहिएगा 100S होता है। ये सब इकाई है जिसके इतना सब यूनिट से मिलकर बना है, ये बात आपको याद रखना है। मतलब एक 70S राइबोसोम कितने सब यूनिट से मिलकर बना है, तो 50S और 30S दो गो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। ये नहीं बोलना है कि 50S और 30S मिलकर 70 होना चाहिए, तो 70 थोड़ी वैसे नहीं जोड़ना है। अच्छा, 80S अगर है यूकैरियोटिक में तो उसके दो गो सब यूनिट होंगे, उसके सब यूनिट कितने होंगे, दो होंगे। कौन कौन, सर 60S और 40S। अब इसमें जो आपका फिगर दिखेगा वो 60S बड़ा और 40S छोटा, यानी 60S और 40S, ये दो को छोटे दो इकाई हो गया, उप इकाई जिसके मिलने से राइबोसोम बना हुआ है। अच्छा, इस तरह की अगर बातें आपको कहीं दिखाई दे दे तो समझ लीजिएगा कि वो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। ये क्या है, सर ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका है। अगर इस तरह का दिखाई दे दिया मतलब ये क्या है, सर ये यूकैरियोटिक सेल है, यानी यूकैरियोटिक कोशिका है। बात समझ में आया क्या, तो ये हो गया राइबोसोम की बात। अच्छा, राइबोसोम के बारे में अब
दे आर एसोसिएटेड विथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ प्रोकैरियोट, ये प्रोकैरियोट के प्लाज्मा झिल्ली से जुड़े होते हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए दे आर अबाउट 15 नैनोमीटर बाई 20 नैनोमीटर इन साइज, मतलब ये 50 ये 15 नैनोमीटर से ये कितना 15 से 20 नैनोमीटर तक के आकार में होता है। ये 15 से 20 नैनोमीटर के आकार में होता है। कौन? ये राइबोसोम। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है उसकी बात हो रही है, यूकैरियोटिक की बात नहीं हो रही है। अच्छा, उसके बाद सुनिए दे आर मेड ऑफ 2 सब यूनिट्स, ये 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है 50s एंड 30s, यही ना बोले हैं हम। अच्छा, उसके बाद दे टुगेदर फॉर्म, और ये दोनों ही उप इकाई आपस में मिलकर 70s राइबोसोम 70s राइबोसोम का निर्माण प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में करते हैं। अच्छा, उसके बाद एस मतलब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट होता है, ये एक सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, जो मेजर करता है डेंसिटी और साइज को। डेंसिटी मतलब घनत्व, और साइज यानी परिमाण। शेप मतलब आकार होता है, साइज मतलब परिमाण। जैसे परिमाण मतलब मान लीजिए कि ये और ये आकार में तो समान हो गया, पर परिमाण में अलग अलग है, एक छोटा है दूसरा बड़ा है, इसको परिमाण यानी साइज कहते हैं। तो यानी कि एस क्या होता है, इसमें जो 70s 80s जो लगा हुआ है, एस मतलब सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट, याद रखेंगे, यानी सेडिमेंटेशन कॉफिशिएंट है। अच्छा, उसके बाद जो एक मेजरमेंट है, मापक है, किसका मापक है? डेंसिटी और साइज को मापने का इकाई है। ठीक है, जैसे मीटर आप यूज करते हैं, मीटर के लिए एम नहीं लिख देते हैं, केजी लिखते हैं कि नहीं? तो उसी तरह से टाइम के लिए सेकंड, टाइम के लिए सेकंड का टाइम हो तो सेकंड, टाइम हुआ, सेकंड हुआ, ये सब इकाई है ना, है आवर का। चलिए, अच्छा आवर हुआ, ये सब टाइम का इकाई हो गया। सेकंड हो गया, मिनट हो गया, टाइम का यूनिट आप पढ़ते हैं ना जी, सेकंड, मिनट, आवर, तो ये सब इकाई हो गया, उसी तरह का ये इकाई है। चलिए, इसको जरा एक बार आप लोग नोट करेंगे, हेडिंग डालिए राइबोसोम, और इसके बारे में नोट करना है। जी सर। देखिए 70s 80s राइबोसोम का 2 प्रकार हो गया। अच्छा, वहां देखा जाता है कि 70s राइबोसोम बना किससे है, तो वो 2 उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। एक बड़ा उप इकाई जिसका नाम है जो है 50s उप यूनिट, उप इकाई यानी सब यूनिट, और दूसरा होता है 30s, तो उसको माना जाता है कि ये प्रोकैरियोटिक का है। 50 और 30 सब यूनिट से जो बना हुआ है वो 70s है, और 60 तथा 40 से जो बना हुआ है वो यूकैरियोटिक में होता है, और हो गया 80s राइबोसोम। इसी आधार पर इसको बांटा गया है। चलिए बाबू, अब हिंदी लिखेंगे इसका। लिखिए, ये प्रोकैरियोटिक के, ये प्रोकैरियोटिक के ये प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली से जुड़े होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक में प्लाज्मा झिल्ली से जुड़े होते हैं। एसोसिएटेड मतलब जुड़ा हुआ होना, ठीक है, जुड़े हुए होते हैं। चलिए, अगला एरो देकर लिखिए, इनकी आकार, अगला एरो देकर, इनकी आकार 15 से 20 नैनोमीटर की होती है। इनकी आकार 15 से 20 नैनोमीटर की होती है। हो गया, इनकी आकार 15 से 20 नैनोमीटर की होती है, लिख लिया। चलिए, अगला एरो, इनकी आकार 15 से 20 नैनोमीटर की होती है। यहाँ पे आप 15 नैनोमीटर बाई जो लगा हो ना, इसको 2 कर सकते हैं, 15 टू 20 नैनोमीटर, यानी हाँ बाई लगा हुआ था, 2 कर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, बाई भी रह सकता है, 2 भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़्यादातर आप लोग अधिकतर तो 2 का यूज करते हैं, तो इसलिए बाई समझ के परेशान नहीं होना है, 2 भी लगाया जा सकता है। लिख लिए, इनकी आकार 15 से 20 नैनोमीटर की होती है। उसके बाद देखिए ये, हाँ अगला एरो देकर, उसमें नहीं, ये 2, इसका हिंदी, ये 2 उप इकाइयों के मिलने से बने होते हैं।
ये दो उप इकाइयों के मिलने से बने होते हैं। पहला नंबर 50s और दूसरा नंबर 30s। ये दो उप इकाइयों के मिलने से, ये दो उप इकाइयों के मिलने से बने होते हैं। ठीक है, ये दो उप इकाइयों के, ये दो उप इकाइयों के मिलने से बने हुए होते हैं। चलिए, वही बात है, दे टुगेदर, पैराग्राफ चेंज करके लिख लीजिए। दोनों इकाई आपस में मिलकर, दोनों इकाई आपस में मिलकर 70s राइबोसोम का निर्माण करते हैं। दोनों इकाई आपस में मिलकर, दोनों इकाई आपस में मिलकर 70s राइबोसोम का निर्माण करते हैं। ठीक है, 70s राइबोसोम का निर्माण करते हैं। चलिए, अब एक बार हम लोग राइबोसोम के फंक्शन को देख रहे हैं, कार्य क्या है इसका राइबोसोम का। तो ये बात याद रखिएगा, राइबोसोम जो होता है ना, ये प्रोटीन के सिंथेसिस का, यानी कि प्रोटीन के संश्लेषण का केंद्र होता है। यानी जहां राइबोसोम होगा वहीं प्रोटीन का निर्माण होगा। प्रोटीन संश्लेषण को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। जैसे कि ये बात याद रखिएगा, आगे आप लोग को सेंट्रल डोगमा, एक सेंट्रल डोगमा में आप पढ़िएगा। सेंट्रल डोगमा का मतलब होता है, अच्छा ये आप लोग को उतारना था, उसके बाद इसको लिख लीजिएगा लोग। जो अभी राइबोसोम बताए ना, लास्ट में आप इसको उतार लीजिएगा, सबसे लास्ट में। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक में कैसा होगा, यूकैरियोटिक में कैसे होगा, ये सबसे लास्ट में लिखना है। अब जरा सुनिएगा, अब हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल डोगमा का। सेंट्रल डोगमा, सेंट्रल डोगमा को हिंदी में कहा जाता है मूल सिद्धांत। क्या बोलते हैं? मूल सिद्धांत। मूल सिद्धांत इसको फ्रांसिस क्रिक के द्वारा दिया गया था। इसको किसने दिया था? क्रिक नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सेंट्रल डोगमा यानी कि मूल सिद्धांत को दिया था। और उन्होंने ही बोला था कि डीएनए आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण, यानी जेनेटिक मटेरियल का फ्लो डीएनए से आरएनए में होता है तथा आरएनए से प्रोटीन में होता है। और आपको एक बात पता है कि डीएनए से अगर डीएनए बनता है ना, ये बात ध्यान में रखिएगा, तो इसको कहा जाता है रेप्लिकेशन। डीएनए से अगर डीएनए बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? रेप्लिकेशन, यानी प्रतिकृति। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे? प्रतिकृति, रेप्लिकेशन। अच्छा, डीएनए से जब आरएनए बनता है, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। क्या बोलते हैं जी? ट्रांसक्रिप्शन। हिंदी में इसे कहा जाता है अनुलेखन। अनुलेखन। अच्छा, इधर भी एरो इसलिए दिखाया है क्योंकि डीएनए से आरएनए भी बन सकता है और आरएनए से डीएनए भी बन सकता है। तो अगर डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन, और जब आरएनए से डीएनए बनाना हो तो पीछे आ रहे हैं ना, तो गाड़ी में बैक गियर कौन सा डालते हैं? रिवर्स। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। समझ में आया? पीछे जब आरएनए से डीएनए बनेगा तो याद रखिएगा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, और जब डीएनए से आरएनए बनेगा तो ट्रांसक्रिप्शन। अच्छा, आरएनए से जब प्रोटीन बनेगा तो इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन। क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। आरएनए से प्रोटीन जब बनता है तो सर उसको कहते हैं ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन का मतलब होता है रूपांतरण। रूपांतरण के पश्चात अगर पूछा जाए किसका निर्माण होता है तो याद रखिएगा सर प्रोटीन का निर्माण होता है। डीएनए का पूरा नाम तो पता ही होगा आप लोगों को, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। याद रखिएगा डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। आरएनए का पूरा नाम तो याद ही होगा आप लोग को, आरएनए का पूरा नाम है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, उधर डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, तो ये सेंट्रल डोगमा किसने दिया था? क्रिक साहब ने। फ्रांसिस क्रिक नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने ये सेंट्रल डोगमा यानी मूल सिद्धांत को दिया था। उसमें इन्होंने क्या बताया था? डीएनए से आरएनए का निर्माण होता है, यानी वो बताए थे कि आनुवांशिक पदार्थ का स्थानांतरण डीएनए से आरएनए में जाता है और आरएनए से प्रोटीन में जाता है।
आनुवांशिक पदार्थ यानी डीएनए, आरएनए प्रोटीन होता है। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है ना, ये डीएनए से आरएनए में जाएगा, आरएनए से प्रोटीन में जाएगा। अब डीएनए से आरएनए में गया तो ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए से प्रोटीन में गया तो ट्रांसलेशन। यानी कि अगर कोई पूछ दिया ट्रांसलेशन क्या है, तो आरएनए से प्रोटीन का बनना ट्रांसलेशन कहलाता है। अच्छा, अभी ऊपर में क्या आप लोग पढ़े हुए हैं सर? ऊपर में हम यही बोले हैं कि राइबोसोम आर द साइट ऑफ ट्रांसलेशन। टर्म आया ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन क्या है? यानी ट्रांसलेशन का मतलब है आरएनए से प्रोटीन का बनना, यानी राइबोसोम में आरएनए से प्रोटीन का निर्माण होता है। यानी राइबोसोम प्रोकैरियोटिक में अगर पूछा जाए कि ट्रांसलेशन कहाँ होता है, यानी रूपांतरण कहाँ होता है, यानी आरएनए से प्रोटीन का निर्माण कहाँ होता है, तो क्या बोलिएगा सर? ये ऐसा राइबोसोम में होता है। बस समझ में आया? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट, सेवरल राइबोसोम। देखिए, सेवरल राइबोसोम्स में अटैच टू अ सिंगल एमआरएनए टू फॉर्म अ चेन कॉल्ड पॉलीराइबोसोम, यानी बहु राइबोसोम या पॉलीसोम, बहुसोम का निर्माण करता है। सुनिएगा जरा ध्यान से, हम अभी क्या बोले हैं? एमआरएनए से, एमआरएनए से ही प्रोटीन बनता है, ये बात पता है ना? माने आरएनए, एमआरएनए से मतलब मत रखिए आप, आरएनए याद रखिए ना, एम मतलब हो गया मैसेंजर आरएनए। ऐसे आरएनए का काम होता है मैसेज को पहुंचाना, आनुवांशिक सूचना को पहुंचाने का काम आरएनए करता है, और आनुवांशिक सूचना को स्टोर करने का काम डीएनए करता है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर कौन करता है? डीएनए। और जेनेटिक इंफॉर्मेशन का फ्लो कौन करता है? स्थानांतरण। फ्लो मतलब हो गया ट्रांसमिशन, यानी स्थानांतरण आरएनए करता है। बात समझ में आया? अच्छा, तो ये बात यहाँ क्या बोल रहा है? ये देखिए, ये लंबा सा जो लाइनिंग आपको दिख रहा है, ये क्या है जी सर? ये है एमआरएनए। ये क्या है? ये है एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए। अच्छा, ये गो मैसेंजर आरएनए एक एक ना है। अच्छा, इससे कई सारे कौन जुड़े हुए हैं? राइबोसोम। कौन जुड़े हैं? राइबोसोम। राइबोसोम का यहाँ दो गो आपको सब इकाई होता है, तो पता है सब इकाई दो गो जुड़ा हुआ है। बड़ा वाला को लार्ज सब यूनिट कहते हैं, यानी लार्ज सब यूनिट कितना होता है? 50s। छोटे वाले को स्मॉल सब यूनिट कहते हैं, यानी छोटा उप इकाई, बड़ा उप इकाई। बड़ा उप इकाई 50s का होता है, छोटा उप इकाई जो है ये 30s का होता है। बात समझ में आया? 30s का होता है। 50s 30s, 50s 30s, 50s 30s, ये बात समझ में आया? आई बीच वाला जो आप देख रहे हैं ये क्या है? एमआरएनए है, मैसेंजर आरएनए है। तो अब देखिए, जब एक एमआरएनए से कई सारे राइबोसोम एक श्रृंखला में चैन के रूप में जुड़े हुए हों, चैन मतलब श्रृंखला, चैन के रूप में जुड़े हुए हों, तो उसको पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम कहा जाता है। याद हो गया सर? जब एक एमआरएनए से एक से अधिक राइबोसोम, कई सारे राइबोसोम, चाहे एक से अधिक राइबोसोम श्रृंखला के रूप में जुड़े होते हैं, चैन के रूप में जुड़े होते हैं, तो उसे क्या बोला जाता है? पॉलीसोम कहा जाता है। और यही ट्रांसलेशन होगा, ट्रांसलेशन भी यही होगा, मतलब प्रोटीन का निर्माण यही होगा। प्रोटीन का निर्माण किसके द्वारा होता है सर? आरएनए से प्रोटीन बनता है। यानी कि ये कहां बन रहा है? तो जहां राइबोसोम मौजूद है। तो राइबोसोम इसमें याद रखिएगा बाबू, हमने क्या बोला? राइबोसोम का कार्य। पहला नंबर में राइबोसोम क्या होते हैं? तो राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण अर्थात ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन मतलब रूपांतरण। तो हमने क्या बोला? राइबोसोम प्रोटीन के संश्लेषण अर्थात रूपांतरण का मुख्य केंद्र होता है। ठीक है, ऐसे लिख लीजिएगा हिंदी यहां से। दूसरी बात क्या है? कई राइबोसोम जब एकल एमआरएनए के साथ जुड़कर एक श्रृंखला बनाते हैं तो उसे बहु राइबोसोम कहा जाता है। राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम ट्रांसलेट द एमआरएनए इनटू प्रोटीन। वही बात हम आपको बताए हैं, यानी कि पॉलीसोम का राइबोसोम, यानी पूरा का पूरा हम लोग इसको पॉलीसोम कहेंगे। तो पॉलीसोम पर पाए जाने वाले राइबोसोम आरएनए से प्रोटीन का निर्माण करने में मदद करते हैं। यानी देखिए बात यहाँ क्या बोल रहा है? राइबोसोम ऑफ अ पॉलीसोम, यानी पॉलीसोम मतलब हो गया पूरा श्रृंखला। पॉलीसोम का एक राइबोसोम ट्रांसलेट करता है, यानी रूपांतरित करता है किसको? एमआरएनए को प्रोटीन में।
यानी कि आप बोल सकते हैं, हिंदी में कैसे बोलिएगा, यानी कि बहुसोम या बहु राइबोसोम का एक राइबोसोम एमआरएनए को प्रोटीन में रूपांतरण करता है, प्रोटीन में रूपांतरित करता है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं ना है जी। अच्छा, यही राइबोसोम हुआ है जो एमआरएनए से प्रोटीन का निर्माण कराता है। चलिए, तो यहां से आप लोग यहां तक लिख लेना है। राइबोसोम ये हम लोग का कंप्लीट हो गया। एक इसमें बचा हुआ है इंक्लूजन बॉडी। इंक्लूजन बॉडी बता के हम लोग यूकैरियोटिक को स्टार्ट करेंगे, जो नेक्स्ट क्लास में होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।